Good morning students. Our today's class 11th commerce subject accountancy chapter 3rd topic accounting concepts. Accounting concepts में हम 3 concepts को स्टडी कर चुके हैं. आगे हमारे पास है अदर अकाउंटिंग concepts जिसमें सबसे पहले हमारे पास बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. ठीक है, फर्स्ट 3 कॉन्सेप्ट्स को हम स्टडी कर चुके हैं. फोर्थ आती है हमारे पास बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यानी कि व्यवसाय की अस्तित्व धारणा. इस धारणा के अकॉर्डिंग क्या मानते हैं कि बिजनेस को हम ट्रीट करते हैं एज ए सेपरेट यूनिट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर. बिजनेस को इसके स्वामी से अलग यूनिट मानते हैं हम. बिजनेस और व्यवसाय के स्वामी दोनों का अस्तित्व जो है अलग अलग होता है. ठीक है, business unit should have a completely separate set of books and we have to record business transaction from firm's point of view and not from the point of view of proprietor. इस अवधारणा को मानते हुए हम क्या करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए अलग से बुक्स का सेट रखते हैं. ठीक है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, न कि स्वामी के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, द प्रोप्राइटर जो स्वामी होता है इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इन द बिजनेस. व्यवसाय के स्वामी को जो है हम एक लेनदार मानते हैं. जितनी उसने पूंजी लगाई है उस अमाउंट तक उसे व्यवसाय का क्या माना जाता है, लेनदार माना जाता है. यानी कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या कहती है कि व्यवसाय का जो अस्तित्व है वह उसके स्वामी से अलग होता है. व्यवसाय के लिए हमें अलग बुक्स को रखना पड़ता है और व्यवसाय का जो स्वामी होता है उसे हम एक क्रेडिटर मानते हैं जितनी उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है उस अमाउंट तक. बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी द प्रोप्राइटर्स हाउस इज पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज इज पर्सनल कार पर्सनल इनकम एक्सपेंडिचर आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी. इस अवधारणा के कारण ही व्यवसाय के स्वामी का जो भी उसका घर है, उसकी पर्सनल जो भी उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसकी पर्सनल कार इनकम जो भी उसके पर्सनल खर्चे हैं उन सबको हम एक अलग मानते हैं. उसे हम बिज़नेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. बिज़नेस में केवल उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो कि बिज़नेस से रिलेटेड है, न कि उसके स्वामी से. नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट में क्या कहती है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन और इवेंट्स बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे वो किन टर्म्स से करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी. हर वो चीज़ जो हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मुद्रा के रूप में मापी जाने वाली होनी चाहिए. यानी कि जो भी वैल्यू रिकॉर्ड करनी है वो इन टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड की जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. 6th है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. बिजनेस क्या है, लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, लेकिन बिजनेस के जो भी स्वामी हैं, जो भी बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज़ है वो क्या चाहती हैं कि हमें एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद, एक निश्चित समय के बाद बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमें ज्ञान होता रहे. तो इसके लिए क्या किया गया है, एक अकाउंटिंग पीरियड जो है वो डिसाइड कर दिया गया है. कितने टाइम का, 12 मंथ पीरियड इज़ यूजुअली अडोप्टेड फॉर दिस पर्पज़. 12 महीने का जो टाइम पीरियड है वो क्या माना जाता है, हमारा अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है. जो हमारा इनकम टैक्स लॉ है, संशोधित आयकर कानून के अकॉर्डिंग जो बिजनेस का कंपलसरी अडोप्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, जो स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च. यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है वो किसी भी बिजनेस के लिए क्या कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. 7th है कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या कहती है कि जो भी एसेट्स हैं उन्हें हम बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो किस प्राइस पेन में रिकॉर्ड करनी चाहिए, एट विच इट वाज एक्वायर्ड, जिस मूल्य पर हमने उसे प्राप्त किया है. यानी कि जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, मान लीजिए हमने कोई मशीन खरीदी, 10 साल पहले हमने मशीन खरीदी, उसकी वैल्यू थी 10 लाख, आज के टाइम में उसकी वैल्यू है 12 लाख. तो हम जो है अपनी बुक्स में
उस मशीन की हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे हमने उसको ख़रीदा था, यानी कि 10 लाख में ख़रीदा था, तो हम अपने बुक्स में उसे 10 लाख पर ही दिखाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हर साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे। किस वैल्यू पे लगाएंगे? उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। जितने रुपए में हमने उसे प्राप्त किया था वो क्या कहलाएगी? उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट हमें अपनी बुक्स में अपनी एसेट्स को उनकी उस वैल्यू पर दिखाना चाहिए जिस वैल्यू में हमने उसे प्राप्त किया है। वो वैल्यू क्या कहलाती है? उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। द्विपक्ष की अवधारणा क्या होती है हमारे पास? इस अवधारणा के अकॉर्डिंग एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग ए ड्यूल एस्पेक्ट। ये अवधारणा हमें कहती है कि कोई भी बिजनेस में कोई भी लेन देन होता है तो वो क्या है? उसके दो पहलू होते हैं, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो दो खातों को इफेक्ट करना चाहिए। इसमें से एक खाता क्या होगा? हमारा डेबिट, एंड एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिट। दूसरा खाता क्या होना चाहिए? क्रेडिट। इसी द्विपक्षीय अवधारणा के आधार पर जब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइडें जो है वो इक्वल होती हैं, क्योंकि जितने भी लेन देन हुए हैं उन्होंने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों को इक्वली इफेक्ट किया है। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या है? एसेट्स किसका परिणाम होते हैं? लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट्स हमारी बैलेंस शीट की हम राइट साइड में दिखाते हैं, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल हम लेफ़्ट साइड में दिखाते हैं। तो राइट साइड का जो टोटल है वो जो हमारी लेफ़्ट साइड में हम लाइबिलिटीज़ और कैपिटल दिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि दोनों साइड का जो टोटल है वो मैच करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट एक खाता हमारा क्रेडिट होना चाहिए और एक खाता हमारा डेबिट होना चाहिए, जो कोई भी लेन देन हुआ है बिजनेस का उससे। नेक्स्ट है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या है? रिवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच इज़ एडिड टू द कैपिटल एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। रिवेन्यू क्या है? जिससे हमारी जो है कैपिटल है वो इंक्रीज़ होती है। और रिवेन्यू किससे होता है? जो भी हमने बिजनेस के कार्य किए हैं, बिजनेस का जो संचालन किया है उससे पैदा होता है। रिवेन्यू इज़ अर्नड बाय सेल ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग ए सर्विसेज। रिवेन्यू कैसे हम कमाते हैं? कोई भी गुड्स को सेल करके, सर्विसेज प्रोवाइड करवा के हम रिवेन्यू कमाते हैं। तो रिवेन्यू क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज के बदले हमने जो कुछ कमाया है वो क्या कहलाएगा? हमारा रिवेन्यू। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रिवेन्यू के लिए जो है, जब रिवेन्यू, इसके अंदर दो केसेस होते हैं, ये हमें दिया हुआ है। रिवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन द टाइटल और ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर। किसी व्यक्ति को हमने माल बेचा है, हमने उस माल का स्वामित्व जो है उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिया है। मान लीजिए हमने 5,000 का माल बेचा और माल का स्वामित्व हमने अगले व्यक्ति को जो है सौंप दिया है, उसे उसका स्वामी बना दिया है। चाहे उसने हमें वो 5,000 रुपये उस टाइम ना दिए हो, वो 5,000 रुपये उसने हमें 1 महीने बाद दिए हो, लेकिन उसका जो रिवेन्यू हम उसे कब मानेंगे? जब वो माल हमने उसे बेच दिया है, उसे उसका स्वामित्व दे दिया, तब वो क्या होगा? हमारा रिवेन्यू माना जाएगा, चाहे वो हमें अभी तक प्राप्त ना हुआ हो। इसी प्रकार से जैसे कि बिजनेस को कोई इनकम हो रही है, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, तो ये क्या है? जिस टाइम पे ये हमें रिकॉग्नाइज हो गए हैं उसी टाइम पे हम इसे रिवेन्यू मानेंगे। फॉर एग्जांपल रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2015 even if received in April 2015 will be treated as revenue of the financial year ending 31st March 2015। मान लीजिए रेंट था किसी बिल्डिंग का, बिजनेस की बिल्डिंग थी, वो हमने रेंट पे दी हुई थी, रेंट था हमारा मार्च का, ठीक है। रिसीव कब हुआ? अप्रैल में हुआ। तो जब हम 31 मार्च को अपने फाइनेंशियल जो अकाउंट्स है वो तैयार करेंगे, तो जो हमें प्राप्त अप्रैल में हुआ लेकिन था मार्च का, तो हम कब मानेंगे? उसे मार्च का ही मानेंगे और उसे हम अपने 31 मार्च 2015 को जब अपने अकाउंट्स बनाएंगे तब उसमें इसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है हमें? दिस कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसको निश्चित करने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमारी काफ़ी हेल्प करती है, काफ़ी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रिवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रिवेन्यू। इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, हमें कोई इनकम हुई है तो उस इनकम को प्राप्त करने के लिए हमने जो भी खर्चा किया है उसे भी हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हमें इनकम हुई 7,000 की, किससे हुई, हमने इन्वेस्टमेंट की थी, तो उसके लिए जो जो हमने खर्चे किए हैं वो भी हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करने चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहता है हमें कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं उनमें जो है पक्षपात नहीं होना चाहिए, उनमें जो है उद्देश्यपूर्णता होनी चाहिए। पक्षपात कब नहीं होगा, जब जो है प्रत्येक जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके लिए वेरिफिकेबल डॉक्यूमेंट्स होंगे, वाउचर्स, जैसे कि वाउचर्स, अगर हमने कोई माल कैश में ख़रीदा तो उसके लिए हमें कोई ना कोई बिल दिया गया होगा। तो जो ये सारे हमारी जो भी हमें रसीद प्राप्त होती है ये क्या होती है, हमारी एज ए एविडेंस, सबूत के रूप में हम इसे पेश कर सकते हैं। जो भी लेन देन हुआ है उसका हमारे पास सबूत होना चाहिए, तब क्या हमारी ऑब्जेक्टिविटी होगी हमारे अकाउंट्स में। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, जो भी बिजनेस के लेन देन होंगे उनके लिए क्या प्रोवाइड होना चाहिए, एविडेंस, उनका प्रत्येक लेन देन का सबूत हमारे पास होना चाहिए। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग कंसेप्ट जिन्हें कि प्रत्येक बिजनेस जो है फॉलो करता है। ठीक है, प्रत्येक बिजनेस के लिए इन्हें फॉलो करना जो है अनिवार्य होता है। थैंक्स।